दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में से 2/3 लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना एम्प्लॉयमेंट देता है। अगर मैं जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो ये सेक्टर पूरे जीडीपी के अंदर 15% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करता है पूरी इंडिया की जीडीपी के अंदर। इसके अलावा दोस्तों जब कोविड सिचुएशन पीक पे था, सारे सेक्टर ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स डाउनटर्न से निकल रहे थे, लेकिन ये सेक्टर उस टाइम पे अपनी रिजिडिटी के साथ खड़ा हुआ था और इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया था। और जिस सेक्टर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उस सेक्टर का नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर। दोस्तों अगर मैं ट्रैक्टर सेल्स की बात करूं आज से कुछ महीने पहले की, जब कोविड सिचुएशन चल रहा था तो ट्रैक्टर सेल्स ने अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई मारा था। यानी कि जब पूरे सेक्टर्स डाउन थे, एग्रीकल्चर सेक्टर उस टाइम पे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था और जो सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई थी वो सब शेयर्स वो सब कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। जिसके चलते हम लेके आए हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ लिंक्ड हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो दोस्तों वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, कुछ की हाइलाइट्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी कंपनीज के बारे में, 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं और जिनका बिजनेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर पूरे इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों माना जा रहा है कि जो इंडिया का टोटल फूड मार्केट है उस मार्केट के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल माना जा सकता है। और यह माना जाए कि अगर हम पूरी फूड इंडस्ट्री की बात करें उसके अंदर 32% का जो शेयर है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पास जाता है। और दोस्तों अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन और उसका जो ऑपरेट करके जो उनमें से एंड प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, पूरी फूड मार्केट के अंदर कितनी बड़ी इंडस्ट्री निकल के आती है। तो दोस्तों यहां पे अगर मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं तो 2019-20 का जो क्रॉप ईयर था वहां पे जो टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था वो 295 मिलियन टन निकल के आया था। और ये माना जा रहा है कि अगले साल में ये नंबर बढ़ के 298 मिलियन टन पे चला जाएगा। तो दोस्तों अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है तो फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर यहां पे जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन किया गया था वो 198 मिलियन टन का था। और माना जा रहा है कि अगले साल में ये नंबर बढ़ के 208 मिलियन टन हो जाएगा। यानी कि यहां पे 10% ग्रोथ के एस्टिमेट किए जा रहे हैं। दोस्तों अगर हम यहां पे फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया टॉप 15 वर्ल्ड फूड एक्सपोर्टर्स के अंदर आता है। और अगर मैं इंडिया से एक्सपोर्ट की वैल्यू की बात करूं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के आता है वो 35 बिलियन यूएस डॉलर्स का निकल के आता है। तो आपको समझ में आएगा कि एक्सपोर्ट के अंदर भी कैसे फूड इंडस्ट्री का काफी बड़ा शेयर निकलता है। और दोस्तों यहां पे जो टारगेट सेट किया गया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का तो वो 60 बिलियन यूएस डॉलर्स का किया गया है और जिसका एस्टिमेट है कि 2022 तक उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन वो आने वाले टाइम पे कहां पे पहुंचेगा वो हमें आने वाले टाइम के अंदर ही पता चलेगा। चलिए दोस्तों फर्स्ट पार्ट के बाद हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट में, जहां पे हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी कंपनीज के साथ जिनका बिजनेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से चलते हैं पहली कंपनी के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं उस कंपनी के बारे में जो थोड़े दिन पहले काफी न्यूज में था और जिस कंपनी का नाम है यूपीएल लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। दोस्तों अगर मैं यूपीएल के बिजनेस की बात करता हूं तो यूपीएल क्या बिजनेस करती है? यूपीएल मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन करती है क्रॉप प्रोटेक्शन मटेरियल्स का, यानी कि वो चीजें जो क्रॉप के प्रोटेक्शन में यूज की जाती हैं। इसके अलावा यूपीएल का जो बिजनेस है वो इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और इसके अलावा बाकी इंडस्ट्रियल केमिकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर अपना बिजनेस रन करता है। तो दोस्तों अगर हम यूपीएल के एक यूनिक चीज की बात करें तो यूपीएल अपने आप को एक्सपेंशन करने के लिए काफी सारे एक्विजिशंस और टेक ओवर्स करती है। तो यूपीएल के अंदर करंटली 200 एंटिटीज ऑपरेट करती हैं।
दोस्तों यूपीएल के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी निकल के आता है कि यूपीएल वर्ल्ड के टॉप 5 एग्रोकेमिकल कंपनीज के अंदर अपना नाम दर्ज करवा चुका है और जो इनका जो रेवेन्यू है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, जहां से इनका टोटल 70% रेवेन्यू लैटिन अमेरिका, यूरोप जैसी कंट्री से निकल के आता है। दोस्तों जो भी कंपनीज एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी होती हैं तो वहां पे साइक्लिसिटी का काफी इशू होता है, यानी कि जब क्रॉप का सीजन आएगा तब उनकी सेल्स इंक्रीज होती है, बाद में उनकी सेल्स कम हो जाती है। दोस्तों जो कंपनीज जियोग्राफी में खुद को अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करती हैं उनके ऊपर साइक्लिसिटी का उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता, जिसकी वजह से साइक्लिसिटी का कम इंपैक्ट हमें यूपीएल के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को अलग अलग जियोग्राफीज में अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाई किया हुआ है। दोस्तों अगर मैं यूपीएल के शेयर प्राइस की बात करता हूं तो यूपीएल का शेयर प्राइस 469 रुपीज के आसपास का है। वहीं पे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 35,000 करोड़ से ऊपर का निकल के आता है। दोस्तों वहीं पे अगर हम यूपीएल के 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो यूपीएल ने पिछले 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव 20% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो आपने हाल के टाइम में इसकी न्यूज सुनी होगी, अगर आपने नहीं सुनी तो आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, जिसके बाद यूपीएल का शेयर प्राइस एकदम से नीचे को आना स्टार्ट हुआ था। दोस्तों अगर हम यूपीएल के पी रेशो की बात करें तो यूपीएल का पी रेशो 11 के आसपास का है। वहीं पे अगर हम इस इंडस्ट्री के पी रेशो की बात करते हैं, जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पूरी इंडस्ट्री का पी रेशो 24 के आसपास का निकल के आता है, जिसके कंपैरिजन में यूपीएल का पी रेशो काफी कम है। दोस्तों अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूं तो यूपीएल ने रिटर्न ऑन इक्विटी 16% के आसपास का दिया है। तो दोस्तों अगर मैं पिछले 5 साल का कंपनी का सीएजीआर ग्रोथ देखता हूं नेट प्रॉफिट के अंदर, तो वो परसेंटेज 10% के आसपास का निकल के आता है, यानी कि पिछले 5 साल में सीएजीआर ग्रोथ इनके प्रॉफिट का 9.5% यानी कि 10% के आसपास का निकल के आता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड कंपनी की, जिसका नाम है पीआई इंडस्ट्रीज। अगर मैं पीआई इंडस्ट्रीज की बात करता हूं तो ये कंपनी भी एग्रोकेमिकल्स के अंदर अपना बिजनेस रन करती है और ये कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है उसकी सेलिंग इंडिया और इंडिया के बाहर की जाती है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो ये कंपनी इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स और हर्बिसाइड्स का प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा कंपनी स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स और हाइब्रिड सीड्स का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडिया, और इंडिया के बाहर भी इनके प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। तो दोस्तों इस कंपनी की जो की हाईलाइट है वो है इसका सीएसएम बिजनेस, कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अगर हम इस बिजनेस की बात करते हैं तो यहां से कंपनी को 70% का रेवेन्यू निकल के आता है। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज ने खुद को एक अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई किया हुआ है, और सीएसएम बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 1.5 यूएस बिलियन डॉलर का है, जो कि एक बहुत अच्छा ऑर्डर बुक माना जा सकता है। दोस्तों अगर हम पीआई इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस की बात करते हैं तो इस कंपनी का शेयर प्राइस करंटली 2250 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इस कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 50% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर अगर मैं इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं तो पीआई इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 34,000 करोड़ के आसपास का निकल के आता है। दोस्तों वहीं पे अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो पीआई इंडस्ट्रीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 57 का है। वहीं पे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री एवरेज के साथ तो इस इंडस्ट्री का एवरेज 24 के आसपास का निकल के आता है, यानी कि इंडस्ट्री एवरेज से इस कंपनी का पीई रेशियो ऑलमोस्ट डबल है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि इंटरेस्टिंग पैरामीटर की कि पिछले 5 साल के अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट कितने सीएजीआर से ग्रो किया है, तो पीआई इंडस्ट्रीज के लिए वो नंबर 13% का निकल के आता है। दोस्तों वहीं पे अगर हम बात करते हैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की तो पीआई इंडस्ट्रीज के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी 18% के आसपास का निकल के आता है, और अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करता हूं तो वो नंबर 0.02 का निकल के आता है, यानी कि ऑलमोस्ट एक कंपनी डेट फ्री मानी जा सकती है। चलिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं तीसरी कंपनी की, जिसका नाम है बायर क्रॉप साइंस, जो कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो दोस्तों अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस की बात करता हूं तो ये कंपनी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद खुद इसका मार्केटिंग करके खुद इसको सप्लाई करती है एंड कस्टमर्स तक। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं कंपनी के और बिजनेसेस की बात करता हूं तो कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन, सीड एंड ट्रेड्स, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इसके अलावा डिजिटल फार्मिंग के अंदर भी अपना बिजनेस रन करती है, जहां से आपको समझ में आएगा कि इस कंपनी का बिजनेस भी काफी डाइवर्सिफाइड है। तो दोस्तों जब भी हम बायर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक और नाम सामने निकल के आता है मोनसेंटो का। तो मोनसेंटो एक और कंपनी है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम कर रही है, और यहाँ पे पिछले कुछ टाइम्स में बातें निकल के आ रही थी इन दोनों का मर्जर होने वाला है। तो अगर इन दोनों का मर्जर हो जाता है तो हमें यहाँ पे काफी अच्छी एक सिनर्जी सामने देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों कंपनीज का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन दोनों से अगर वो दोनों मर्ज होती हैं तो दोनों का एक दूसरे से काफी ज्यादा वैल्यू डिराइव होता है। क्योंकि बायर एक तरफ जो कि डायरेक्टली क्रॉप प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है, वहीं पे अगर हम मोनसेंटो की बात करते हैं तो ये सीड के साथ अपना काम करता है।
तो यहां से अगर ये दोनों कंपनीज का मर्जर होता है आने वाले टाइम में, तो हमें मर्जर से एक अच्छी साइनर्जीज देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये आने वाले टाइम में पता चलेगा कि इनका मर्जर कैसे सामने निकल के आता है। लेकिन ये एक फैक्ट था, जो एक न्यूज थी, जो मैं आपको बताना चाहता था। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करते हैं तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 5400 से ऊपर ट्रेड करता है और इस कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 45% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 24,000 करोड़ के आसपास का निकल के आता है। वहीं पे अगर हम बायर इंडिया के पीई रेशो की बात करते हैं तो इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 36 के आसपास का निकल के आता है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इस कंपनी का आरओई परसेंटेज 23% के आसपास का है और डेट टू इक्विटी इस कंपनी के लिए 0 है, यानी कि ये कंपनी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। चलिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं फोर्थ कंपनी की, जिसका नाम है गोदरेज एग्रोवेट। गोदरेज एग्रोवेट भी डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस की बात करता हूं तो ये कंपनी एनिमल फीड, ऑयल पाम प्लांटेशन, एग्री केमिकल्स और इसके अलावा पोल्ट्री के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है और ये कंपनी अपना बिजनेस रन करती है। प्राइमरली ये फोकस करती है प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। यहां पे अगर मैं एक टेक्निक की बात करता हूं तो ये कंपनी रिसेंट के टाइम में एक टेक्निक लेके आई थी जिसका नाम है ड्रिप जाइम। तो ये कंपनी ड्रिप इरिगेशन में अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है जो फार्मर्स को ज्यादा प्रोडक्शन करने में हेल्प कर सकती है, यानी कि उनकी यील्ड इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो ये तो बात हुई कंपनी के कोर बिजनेस की। दोस्तों अगर मैं गोदरेज एग्रोवेट के बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1 मिलियन टन से ज्यादा का फीड सेल करती है, जो कि हाई क्वालिटी फीड माना जाता है और जो इनका फीड है वो पोल्ट्री, इसके अलावा एक्वा के अंदर भी यूज किया जाता है। दोस्तों अगर हम गोदरेज एग्रोवेट के शेयर प्राइस की बात करें तो करंटली इसका शेयर प्राइस 542 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। पिछले एक साल के अंदर इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव 5% का रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों वहीं पे अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो गोदरेज एग्रोवेट का 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वहीं पे अगर मैं प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करता हूं तो कंपनी का पी रेशो 30 के आसपास का निकल के आता है। दोस्तों वहीं पे अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास का निकल के आता है। दोस्तों अब आप ये जानना चाहते होंगे कि कंपनी का प्रॉफिट के अंदर सीएजीआर ग्रोथ कितना रहा है पिछले 5 साल का, तो ये नंबर 7% के आसपास का निकल के आता है। चलिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ एंड लास्ट कंपनी की, जिसका नाम है भारत रसायन, जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है और ये कंपनी मेनली पेस्टिसाइड्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसके अलावा ये कंपनी इंटरमीडिएरीज बनाती है जो पेस्टिसाइड के अंदर यूज किए जाते हैं। अगर हम कंपनीज के मेन प्रोडक्शन प्लांट्स की बात करते हैं तो वो हरियाणा के रोहतक के अंदर और इसके अलावा गुजरात के अंदर इनके मेजर प्रोडक्शन प्लांट्स हैं। दोस्तों अभी तक इस कंपनी का प्राइम फोकस इंडिया के अंदर था, लेकिन रिसेंट के टाइम में इस कंपनी ने अपने बिजनेस को आउटसाइड इंडिया भी एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करते हैं तो कंपनी का शेयर प्राइस 9600 रुपीज के आसपास का है। पिछले एक साल के अंदर इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 50% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों अगर हम कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 28 का है। दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 32% से ज्यादा का है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा और आउटस्टैंडिंग नंबर माना जा सकता है। वहीं पे अगर मैं डेट की बात करता हूं तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, यानी कि कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी डेट नहीं है या नेग्लिजिबल डेट माना जा सकता है। वहीं पे दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इस कंपनी के निकल के आती है वो है इसका पिछले 5 साल का प्रॉफिट के अंदर सीएजीआर ग्रोथ, जो कि 37% का है। यानी कि पिछले 5 साल के अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार 37% से हर साल बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर माना जा सकता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई आज की 5 कंपनीज की, जो कंपनीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके प्लीज हमें बताएं कि अगर आपको लगता है कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके हिसाब से कौन सी अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करने के लिए। प्लीज अपने कमेंट में अपने रीजन को भी लिखें, ताकि आपके कमेंट से हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिले। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। सारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आते हैं। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एक अच्छी रिसर्च करें, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.